हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 8 पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 7 में और 6 में हम लोगों ने एंट्रोपी कैलकुलेशंस पे काफी काम किया था। इस लेक्चर में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पे काम करेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। आपको याद होगा मैंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि है ना, यूनिवर्स की एंट्रोपी जब भी ग्रेटर देन जीरो होगी, प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन बात बात पर स्पॉन्टेनिटी जानने के लिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें यूनिवर्स की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ती है। यानी एक्चुअली हमें सिस्टम की भी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ती है और सराउंडिंग की भी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ती है, और वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, हम सिर्फ सिस्टम में देखकर नहीं बता पाते कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, हमारी मजबूरी है, हमें सराउंडिंग में भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया है ना, कोई ऐसा पैरामीटर खोजने की कोशिश की जिससे हम सिर्फ सिस्टम में देखकर ही है ना बता सकें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। तो एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी खोजा और निकाला, ताकि हमें सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के लिए सराउंडिंग की तरफ ना देखना पड़े, यूनिवर्स की तरफ ना देखना पड़े, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या सिस्टम को देखकर चीजें बता सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब होता क्या है। तो गिब्स फ्री एनर्जी में डिफाइन करता हूं। पहले ऐसा समझा जाए क्या कि मान लीजिए एक सिस्टम है, इससे क्यू एनर्जी या क्यू हीट बाहर जा रहा है। ठीक है, क्यू हीट बाहर जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज है वो क्यू सराउंडिंग बाई टी है ना। प्रोसेस मान लीजिए रिवर्सिबल है। ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू, मैंने ये पिछले लेक्चर में सिखाया था, क्यू सराउंडिंग जो होता है ना, वो कितना हो जाता है? माइनस क्यू सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो माइनस क्यू सिस्टम हो जाएगा, यानी टी सराउंडिंग इज माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखिए, एंथैल्पी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, एच टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। मान लीजिए इनिशियल एंथैल्पी 100 जूल थी, 10 जूल हीट अगर बाहर चला गया, ठीक है ना, तो फाइनल एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? 90 जूल। ठीक है ना, अब इसका डिफरेंस निकालिए, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा एच कितना आया? -10 जूल। और हीट जो बाहर गया उसे भी हम क्या लेते हैं? -10 जूल ही लेंगे, क्योंकि एनर्जी जो लॉस होती है ना, उसको जो भी एनर्जी का लॉस होता है ना, हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो क्यू सिस्टम है वो भी -10 जूल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच सिस्टम और क्यू सिस्टम दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना, डेल्टा एच सिस्टम और क्यू सिस्टम दोनों बराबर हो जाता है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? क्यू सिस्टम की जगह डेल्टा एच सिस्टम लिख रहा हूं, यानी डेल्टा एस जो सराउंडिंग होगा वो माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी होगा। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं। इस चीज को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, है ना, डेल्टा एस यूनिवर्स निकालने के इक्वेशन में। ठीक है, मैं कह सकता हूं, या एक काम करते हैं, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं। ठीक है, ये चीज मुझे मिल गई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए। अब मैं क्या कह सकता हूं, सिंस हम जानते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी से ही हमें सारे प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी का पता चलता है। ठीक है ना, यूनिवर्स की एंट्रोपी कितनी होगी? सिस्टम की एंट्रोपी प्लस क्या? सराउंडिंग की एंट्रोपी। ठीक है, सराउंडिंग की एंट्रोपी, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी वो हो जाएगी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग को हम कितना लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। ठीक है, माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी लिख सकते हैं। ठीक है, टी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इंटू डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हैं, यानी डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस यूनिवर्स। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने एक चीज ये लिखी और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। अच्छा, तो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, है ना, मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी आखिर है क्या। एक्चुअली हमें
किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए यूनिवर्स के एंट्रोपी की तरफ देखना पड़ता है, यूनिवर्स की तरफ देखना पड़ता है। यूनिवर्स के एंट्रोपी में हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कैलकुलेट करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, सराउंडिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या कोई ऐसा पैरामीटर हो सकता है जिससे हमें सराउंडिंग की तरफ ना देखना पड़े और सिर्फ सिस्टम के अंदर देखकर ही हम प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बता सके? तो उसकी हम तलाश में चले हैं। अभी मैंने ध्यान दिया कि डेल्टा एस सराउंडिंग इतना होता है, फिर मैंने डेल्टा एस सिस्टम में डेल्टा एस यूनिवर्स निकालते समय डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यूज रखी और मैं यहां पहुंचा हूं, मैं अभी यहां रुक गया हूं। अब एक काम करते हैं, एक चीज डिफाइन करते हैं। ये एक सिस्टम है जिसमें टोटल एनर्जी H है, ठीक है, टोटल एनर्जी H है और इतनी एनर्जी T इंटू एस, देखिए S होता है हीट अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी क्या हो जाएगा? हीट, एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी की यूनिट है। इसको G बताया गया। ये क्या कहता है समझिए इस बात को। मान लीजिए आपकी माता जी ने आपको 100 रुपए दिए ना आपको सब्जी लाने के लिए, ठीक है ना, तो एसेंशियली उसमें से आप पूरे के पूरे 100 रुपए अपने मनचाहे इस्तेमाल में नहीं खर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 90 रुपए की सब्जी ले आए, सब्जी रुपए लाने के लिए दिए गए हैं, और जो बच जाए पैसा यानी 10 रुपया, उसका आप मनचाहा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजफुल वर्क कर सकते हैं, जिस चीज में मन करे उस चीज में खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम के साथ होता है। सिस्टम में जितनी एनर्जी होती है वो सारी की सारी मनचाहे इस्तेमाल में खर्च नहीं हो सकती, सारी की सारी यूजफुल वर्क में नहीं खर्च हो सकती। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी का एक बहुत बड़ा भाग हमेशा के लिए लॉस्ट हो चुका है, ये एनर्जी अनअवेलेबल है, ठीक है, दिस इज अनअवेलेबल एनर्जी। कहां गया ये एनर्जी? ये सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाने में खर्च हो चुका है, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए ये पार्ट ऑफ द एनर्जी अनअवेलेबल एनर्जी है, ये हमेशा के लिए एंट्रोपी को बढ़ाने के चक्कर में खर्च हो चुका है। अब ये दोबारा आप रिकवर नहीं कर सकते। तो ये टोटल एनर्जी है, जैसे टोटल 100 रुपए आपकी माता जी ने दिया, 90 रुपए की आप सब्जी खरीद चुके हैं, अब वो 90 रुपए आप रिकवर नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए जा चुका है। जो बचे आपके पैसे हैं 10 रुपए, उसका आप मनचाहा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका टॉफी खरीद सकते हैं, उसका आप पेन खरीद सकते हैं, उसकी आप कॉपी खरीद सकते हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम में भी होता है। सिस्टम की H जो है वो टोटल एनर्जी होती है, T इंटू एस वो एनर्जी है जो एंट्रोपी बढ़ाने में खर्च हो गई और कभी भी अब अवेलेबल नहीं होगी। जो बच जाएगी वो आपकी गिव्स फ्री एनर्जी कहलाती है, जिसका आप यूजफुल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए अगर मैं डेल्टा G निकालूं किसी सिस्टम का, तो क्या लिख सकता हूं? डेल्टा H सिस्टम माइनस, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, T बाहर ले लीजिए, डेल्टा S सिस्टम, T डेल्टा S सिस्टम लिख सकता हूं। मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था डेल्टा T इंटू एस सिस्टम, ये सिस्टम ही है, gives free energy of the system is equals to enthalpy of the system into entropy of the system, ठीक है। लेकिन चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा G सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम, ठीक है ना, T बाहर आ गया, डेल्टा S सिस्टम, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब मैं क्या कह सकता हूं? इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर करिए, आपको पता चलेगा from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that equation 1 और equation 2 और equation 3 कहिए इसको। equation 2 और 3 को जब मैंने कंपेयर किया तो देखा डेल्टा H सिस्टम माइनस T डेल्टा S सिस्टम माइनस T डेल्टा S यूनिवर्स है, ठीक है, और डेल्टा H माइनस T डेल्टा S सिस्टम डेल्टा G सिस्टम है, यानी डेल्टा G सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस T डेल्टा S यूनिवर्स हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, ठीक है। अब स्पॉन्टेनिटी के लिए यूनिवर्स को देखने की जरूरत नहीं, यूनिवर्स का एक पैरामीटर, यूनिवर्स के एंट्रोपी चेंज जो है वो सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी के बराबर हो जाएगा अगर आप यूनिवर्स के एंट्रोपी में माइनस T मल्टीप्लाई करें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। अब हमको चीजों की स्पॉन्टेनिटी के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी देखने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी देखकर उसकी स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, ठीक है। क्या बता सकते हैं समझिएगा, कमेंट, ये है कमेंट, डेल्टा S या डेल्टा S यूनिवर्स कमेंट डेल्टा G सिस्टम। अब आप क्या कह सकते हैं? अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, यानी
प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है, तो उसके सामने जो नेगेटिव लगे यानी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव होगा। यानी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो उसके लिए अब ये कहना कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए पुरानी बात हो गई। अब हम यूनिवर्स की तरफ पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम के अंदर देखकर भी बता सकते हैं कि अगर सिस्टम में अगर कोई प्रोसेस घटित हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है और अगर उसकी गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो आप सिस्टम में ही देखकर बता सकते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी की जो जरूरत थी वो इस बात के लिए थी कि बात बात में हमें यूनिवर्स देखना ना पड़े, हमको सराउंडिंग की एंट्रोपी ना निकालनी पड़े, सिस्टम की भी निकालो, सराउंडिंग की भी निकालो, जोड़ के यूनिवर्स की निकालो, तब हम स्पॉन्टेनिटी बता पाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे हमको इतना मेहनत ना करना पड़े और सिर्फ सिस्टम के अंदर देखकर हम स्पॉन्टेनिटी बता सकें? हाँ, वो तरीका गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज अगर नेगेटिव होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का नेगेटिव होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन अगर गिव्स फ्री एनर्जी, अगर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी अगर कभी किसी प्रोसेस के घटित होने से गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, यानी वो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, और अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी 0 हो जाएगी तो गिव्स फ्री एनर्जी तो चीजें क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि उसकी गिव्स फ्री एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। तो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि आप यूनिवर्स के चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, आप गिव्स फ्री एनर्जी देखकर भी है ना चीजों की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें एक चीज पता चल गई। तो होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी कि गिव्स फ्री एनर्जी कहते किस है। गिव्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की वो एनर्जी होती है जिसको हम लोग यूजफुल वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनचाहा इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजायर्ड वर्क कर सकते हैं, डिजायर्ड वर्क कर सकते हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि ये अवेलेबल एनर्जी है, ये एनर्जी हमेशा अवेलेबल, जैसा मन करे वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी का इंपॉर्टेंस देखा हम लोगों ने यहां पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इक्वेशन है। गिव्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की निकलेगी कैसे, तो गिव्स फ्री एनर्जी निकलेगी कैसे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। इस फॉर्मूले को एनालाइज करके भी हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। अभी अभी हमने देखा कि इक्वेशन नंबर 2 में कि किसी सिस्टम की जो गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, डेल्टा जी सिस्टम जो है वो कितना होता है, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम करके निकलता है। ठीक है, यानी डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम करके निकलता है। अब हम काफी कुछ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसे याद रखें। इससे हमें यूनिवर्स के एंट्रोपी देखे बिना स्पॉन्टेनिटी जज करने का तरीका पता चलता है। ठीक है, और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे हमें सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी निकालने का तरीका पता चलता है। अब सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी चेंज इन एंट्रोपी के बराबर होती है। ठीक है, क्या क्या कह सकते हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में इस इक्वेशन से, आइए सीखते हैं। मान लीजिए मैं यहां एक टेबल बनाता हूं, डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा जी और सिस्टम और कमेंट। ठीक है, और यहां पे मैं मौका देता हूं कमेंट करने के लिए। हम यहां पे अपने कमेंट्स लिखेंगे। ठीक है ना, कमेंट्स लिखेंगे। क्या पता चलता है, अब यहां पे 4 केसेस हो सकते हैं, है ना, यहां पर 4 केसेस हो सकते हैं। क्या क्या केसेस हो जाएंगे, ये एंडोथर्मिक और एंट्रोपी चेंज बढ़ रहा हो, ये एंडोथर्मिक एंट्रोपी घट रही हो। ठीक है, क्या क्या केसेस बनेंगे, ये एक्सोथर्मिक एंट्रोपी बढ़ रही हो। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक और एंट्रोपी घट रही हो। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे,
आइए देखते हैं। मान लीजिए इस बर्तन के अंदर एक एंडोथर्मिक घटना घट रही है, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल ये पूरी चीज पॉजिटिव है और ये पूरी चीज पॉजिटिव है, ठीक है। तो दो बातें हो सकती है, अगर ये पॉजिटिव छोटा है वो पॉजिटिव बड़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव छोटा है वो पॉजिटिव बड़ा है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। दोनों आ सकता है। प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए आप जानते हैं प्रोसेस वही स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब ये वाली चीज बड़ी होगी और ये वाली चीज क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। ये वाली चीज बड़ी होगी, ये बड़ी कब होगी, जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो बड़ा टेम्परेचर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और इस छोटी सी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटाने पे चीजें क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगे, यानी ये चीज नेगेटिव होगा, यानी ये चीज स्पॉन्टेनियस होगा, ये रिएक्शन या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ना, विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो ऐसे प्रोसेस जो कि एंडोथर्मिक होते हैं और जिनकी है ना गिब्स फ्री एनर्जी, जिसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही होती है, ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली घटते हैं, पर कब, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। ऐसे यहां की बात करो, डेल्टा एस एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी ये पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी और ये पूरी चीज पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरी चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एंडोथर्मिक हो साथ साथ उसकी एंट्रोपी भी घट रही हो, ऐसा प्रोसेस हमेशा डेल्टा जी पॉजिटिव देगा। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब है ऐसा प्रोसेस हमेशा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं विल बी, दिस प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, हर टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब आइए ये वाला केस एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, हम ये वाला केस, अगला केस एनालाइज करते हैं। मैं यहां पे देख रहा हूं कि डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम है, ठीक है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस लगने से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, है ना। तो ये प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस, जब भी किसी प्रोसेस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव हमेशा आएगा, वो प्रोसेस हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसके लिए लिख सकते हैं, है ना, दिस प्रोसेस विल बी spontaneous at all temperature, at all temperatures, will be spontaneous at all temperatures, ठीक है। ऐसा, अब अगली चीज क्या, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। उल्टा करो, यहां पे अगर पहला वाला नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव ये पूरी चीज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। और ये पूरी चीज क्या आ रही है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये बड़ा पॉजिटिव है और ये छोटा नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और ये पॉजिटिव छोटा है नेगेटिव बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। यानी ऐसे प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होते हैं लेकिन उनमें एंट्रोपी क्या हो रही होती है, घट रही होती है, ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। अब स्पॉन्टेनिटी की बात करो, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव कब आएगी, जब नेगेटिव बड़ा हो, यानी पॉजिटिव क्या हो, छोटा हो। पॉजिटिव कब छोटा होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटा क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, और पॉजिटिव अगर छोटा होगा नेगेटिव से तो नेट नेट ये चीज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी आप कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और स्पॉन्टेनियस होगा। तो आप कह सकते हैं विल बी, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने, है ना, यहां पे दो बातें सीखी, एक यूनिवर्स और डेल्टा जी, इस इक्वेशंस को
कनेक्ट करके पता लगाया कि यूनिवर्स की तरफ अब देखने की जरूरत नहीं है ना, गिव्स फ्री एनर्जी को देखकर हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बता सकते हैं। और एक इस इक्वेशन का सहारा लिया जिसमें हम देखते हैं कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी घट रही है कि बढ़ रही है, उसके आधार पर हम स्पॉन्टेनिटी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। गिव्स फ्री एनर्जी निकालने का एक तरीका हमें यह पता चल गया कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, और गिव्स फ्री एनर्जी निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं देखे जाए। गिव्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम का निकालने के और भी फॉर्मूले हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे? पहली चीज, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी कैसे निकले, ऐसे निकल सकता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सेकेंड चीज, एक सिस्टम दो तरह के वर्क करता है। एक सिस्टम दो तरह के वर्क करता है, वर्क दो तरह के होते हैं, है ना। एक वर्क जो है वो एक्सपेंशन टाइप होता है जैसे माइनस पी डेल्टा वी, और एक वर्क जो नॉन एक्सपेंशन टाइप होता है। ठीक है ना, नॉन एक्सपेंशन वर्क डन होता है। आपको मालूम होगा जैसे जैसे बिजली पास करने पर पंखा चलता है, तो पंखा वर्क कर रहा है लेकिन वो वर्क आपका नॉन एक्सपेंशन है। जबकि सिस्टम फूलने और पिचकने में जितना वर्क करता है उसको क्या कहते हैं? डब्ल्यू एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, ये तो वर्क हम बहुत पहले से जानते हैं। ये नया वर्क है जो सिस्टम कर रहा है, इसको यूजफुल वर्क भी कहते हैं या डिजायर्ड वर्क भी कहते हैं ना। यूजफुल वर्क भी कहते हैं और डिजायर्ड वर्क भी कहते हैं कि हम सिस्टम से डिजायर्ड वर्क करवा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन में से जो नॉन एक्सपेंशन वर्क डन होता है वो गिव्स फ्री एनर्जी के खर्चे पे होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपकी कभी बैटरी से मोबाइल फोन चल रहा है तो वो नॉन एक्सपेंशन टाइप वर्क डन है, तो उसके वजह से आपके बैटरी की गिव्स फ्री एनर्जी लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है ना। तो एक चीज सीखा मैंने, गिव्स फ्री एनर्जी इस फॉर्मूले से निकल सकता है, गिव्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू यूजफुल वर्क। ठीक है, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। नेगेटिव क्यों लिखा? मान लीजिए एक बैटरी है, उसने 10 जूल पॉजिटिव वर्क किया बाहर, तो इसकी गिव्स फ्री एनर्जी अगर पहले 100 जूल थी तो अब कितनी हो जाएगी? 90 जूल। तो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना आया? -10। और वर्क कितना किया गया? +10। ये डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा जी और डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन में यही रिलेशनशिप है। डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन 10 है और 10 के सामने माइनस लगा देंगे तो -10 डेल्टा जी हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये पता चली। तीसरी बात क्या? अगर एक रिएक्शन हो रहा है AA प्लस BB चेंजेस इनटू CC प्लस DD, ये रिएक्शन हो रहा है, तो आप इस रिएक्शन की भी गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि गिव्स फ्री एनर्जी कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है। गिव्स फ्री एनर्जी कैसे निकलेगी? गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ G ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ क्या? रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स, यानी डेल्टा G इज इक्वल टू C इंटू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ C प्लस D इंटू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ D माइनस A इंटू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ A प्लस B इंटू गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ B निकाला जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया गिव्स फ्री एनर्जी निकालने का किसी भी रिएक्शन का। तो हम यहां पे गिव्स फ्री एनर्जी के ऊपर ये लेक्चर 8 डेडिकेटेड है। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी निकालने के तरीके देख रहे हैं हम लोग। चौथा तरीका क्या है? मान लीजिए अगर एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस B चेंजेस इनटू C प्लस D और ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है, तो इस सिस्टम की जो अभी गिव्स फ्री एनर्जी है चेंज, और जो इसकी गिव्स फ्री एनर्जी थी का चेंज था स्टैंडर्ड कंडीशन पे 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इनके बीच के रिलेशनशिप को नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ठीक है ना, log Q कहा जाता है। आपको मालूम है इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स 0। ठीक है, इसको यहां रख दीजिए, डेल्टा जी बिकम 0, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT। हाँ, इक्विलिब्रियम पर
रिएक्शन कोशेंट को हम क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर ये बात आपको कम समझ में आती है तो परेशान ना हो, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बातचीत है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करेंगे और इसके बारे में बातचीत हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मैं फिर समझाऊं, अगर एक रिएक्शन हो रहा है और अगर ये इक्विलिब्रियम अटेन कर भी लेता है, ठीक है, तो जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो कितना इसका के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, जितनी इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी थी, ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी थी, दैट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगी, जहां डेल्टा जी नॉट को आप डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा S नॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को समराइज करता हूं। हम लोगों को तलाश थी इस बात की कि कोई एक ऐसा पैरामीटर मिले जिसको देखकर सिस्टम का पैरामीटर हो, जिसे देखकर हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सके। ठीक है ना, तो पहले हमें स्पॉन्टेनिटी के लिए यूनिवर्स की तरफ देखना पड़ता था, डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना पड़ता था। हम लोगों ने उस पैरामीटर को कैलकुलेट किया जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसको देखकर आप स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज पता चली कि गिब्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम के लिए कैसे निकलता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके निकलता है। मुझे यह भी पता चला कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो यूजफुल वर्क के बराबर होता है, यानी कोई भी सिस्टम कोई भी वर्क कर रहा है, अगर वो एक्सपेंशन टाइप नहीं है तो वो सारा वर्क जो हो रहा है, ठीक है ना, वो सब गिब्स फ्री एनर्जी के खर्चे पे होता है। तीसरी बात, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो गिब्स फ्री एनर्जी सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करके निकल जाता है। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस 2.303 RT log Q के बराबर होती है। ठीक है, Q को रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, जिसके बारे में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर चूंकि डेल्टा जी जीरो हो जाता है तो ये चीज जीरो हो जाएगी और Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम हो जाएगी। तो हमें एक नया फॉर्मूला भी मिल गया जिससे हम, है ना, अगर हमें रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम पता है तो हम गिब्स फ्री एनर्जी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी पे काफी बातचीत कर ली हम लोगों ने। एक चीज बच जाता है, वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और दो क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। तो आइए पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे गिब्स फ्री एनर्जी पे काफी क्वेश्चंस हम लोग, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करेंगे और गिब्स फ्री एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करेंगे, वहां पे आप ज्यादा अच्छा इसको समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा स्पॉन्टेनिटी के लिए ही थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जिंक रिएक्ट्स विथ dilute HCl to give hydrogen gas at 17 degrees Celsius. At 17 degrees Celsius, the enthalpy of the reaction, is minus 12.55 kilojoule per mole, and entropy change equals to 5 joule per Kelvin per mole. ठीक है, for the reaction. Calculate delta G and predict whether the reaction is spontaneous or not. आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, और एक सिंपल क्वेश्चन है ना, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको एक आइडिया दे देगा कि गिब्स फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसका क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, देखते हैं। किसी रिएक्शन है, जिंक और HCl रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसका एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा H कितना है, -12.55 किलो जूल
पर मोल है, ठीक है। अच्छा, और एंट्रोपी चेंज कितना दिया हुआ है इस प्रोसेस का, ठीक है ना, तो वो 5 जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। यानी अगर आप एक मोल के लिए, ठीक है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डेल्टा जी निकालना है। आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी, डेल्टा एच कितना हो जाएगा, है ना, माइनस 12.55 किलो जूल है, ठीक है, रहने दीजिए, किलो जूल में ही रहने दीजिए। माइनस टेम्परेचर कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस। 17 को अगर आप 273 जोड़ देंगे तो ये 290 आ जाएगा, है ना। 290 इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस जूल में है जबकि डेल्टा एच किलो जूल में है। तो इस चीज का याद रखना है कि ये अगर जूल में है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें ताकि ये भी ओवरऑल किस में आ जाए, किलो जूल में आ जाए, ठीक है ना, किलो जूल में आ जाए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी, है ना, 290 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 12.55 माइनस 1.45 किलो जूल, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 12.55 माइनस 1.45 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 5510 14 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस 14 किलो जूल पर मोल आ रही है ना। अब सिंस डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देयरफॉर द प्रोसेस विल बी क्या, द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जिससे आपने ना यूनिवर्स की एंट्रोपी निकाली, ना सिस्टम की निकाली, ना सराउंडिंग की निकाली, ना जोड़कर यूनिवर्स की निकाली, उतनी मेहनत किए बिना सिंपली आपने सिस्टम का एक पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया, कौन सा, गिब्स फ्री एनर्जी, और उसकी वैल्यू के आधार पर आप आराम से बता सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी पर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ it has been determined that, sorry, it has been determined that the free energy of formation of water gaseous is, ठीक है, माइनस 54.6 किलो कैलोरी पर मोल, and that of H2O liquid is minus 56.7 किलो कैलोरी पर मोल, at 298 degree at 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन गैसियस वाटर और लिक्विड वाटर का दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया हुआ है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज for vaporization of water, for vaporization of water at 298 Kelvin and 1 atm and 1 atmospheric pressure, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, given heat of formation of water is minus H2O liquid is minus 68.32 and heat of formation of H2O gaseous is minus 57.79 kilocalorie per mole. So very nice question, कह रहा है कि it has been determined that free energy of formation
गिव्स फ्री एनर्जी वाटर की दी गई है, ये है गिव्स फ्री एनर्जी गैसियस वाटर की है, गिव्स फ्री एनर्जी वाटर की है, हीट ऑफ फॉर्मेशन लिक्विड वाटर का है, हीट ऑफ फॉर्मेशन गैसियस वाटर का है, ठीक है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन गैसियस वाटर का है, ठीक है। और आपसे एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए कहा गया है पूरे प्रोसेस के लिए, ठीक है। पहले तो एक काम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा देखते हैं। H2O, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, H2O लिक्विड चेंजेस इनटू H2O गैस, इसका डेल्टा S निकालना है, आ जाएगा। डेल्टा S कैसे निकलेगा, आपको मालूम है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम डेल्टा G निकाल लेते हैं और डेल्टा H निकाल देते हैं, और टेम्परेचर हमको पता है कि कितना है 298 केल्विन है, ठीक है ना, 298 केल्विन है, तो हम बड़े आराम से डेल्टा S निकाल पाएंगे। तो पहली चीज डेल्टा G निकालते हैं। डेल्टा G इज इक्वल्स टू, किसी भी रिएक्शन में आप लिखते हैं सम ऑफ G ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ G ऑफ क्या, रिएक्टेंट। सम ऑफ G ऑफ प्रोडक्ट H2O गैसियस का गिव्स फ्री एनर्जी कितना है, तो आपको मालूम है गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैसियस इज माइनस 54 पॉइंट, है ना 6, तो गैसियस वाटर का हो जाएगा माइनस 54.6 किलो जूल किलो कैलोरी पर मोल, माइनस gives free energy of formation of reactant is liquid water which is minus 56.7, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 56.7 minus 54.6, so 7 minus 6 is 1, 6 minus 4 is 2, 2.1 किलो कैलोरी आ रहा है gives free energy, ठीक है। ऐसे ही हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H भी निकाल सकते हैं। डेल्टा H कितना हो जाएगा, डेल्टा H विल बी सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, गिव्स फ्री चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या आप डेल्टा G ऑफ द प्रोसेस लिख सकते हैं, है ना, इसको क्लमजी ना किया जाए। डेल्टा G ऑफ प्रोसेस, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस आ जाएगा, है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट H2O गैसियस का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, ये रहा, H2O गैसियस का हीट ऑफ फॉर्मेशन है माइनस 57.79 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड रिएक्टेंट, ये आ जाएगा माइनस 68.32, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 57.79 प्लस 68.32, दैट इज 68.32 माइनस 57.79। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएगा 68.32 माइनस 57.79, ठीक है, 57.79, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.53 किलो कैलोरी, ठीक है, 10.53 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ये डेल्टा H आ गया, ठीक है। तो डेल्टा H पता है, डेल्टा G पता है, टेम्परेचर भी पता है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो हम डेल्टा S निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे, हम लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। डेल्टा G कितना है 2.1 किलो कैलोरी, यानी 2.1 इंटू 1000 कैलोरीज इज इक्वल्स टू डेल्टा H को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10.53 इंटू 1000 कैलोरीज माइनस 298 इंटू डेल्टा S, ठीक है ना, डेल्टा S, यानी मैं इस चीज को इधर ले आ रहा हूं, यानी 298, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को इधर ले आइए और फिर 298 को इधर डिवाइड कर दीजिए, इस चीज को इधर ले आइए, इस चीज को इधर ले आइए, यह आ जाएगा 10530 माइनस 2100 बाय 298, है ना, कैलोरीज पर केल्विन, ठीक है, आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10530 माइनस 2100, तो ये आ जाएगा 8430 बाय 298, ठीक है, और डेल्टा S की वैल्यू आ जाएगी, है ना, डिवाइडेड बाय 298 इज 28.29 कैलोरीज पर केल्विन, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मुझे डेल्टा G निकालने के लिए कहा गया, और डेल्टा G मैंने कैसे निकाला, पहले, है ना, किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा G मैंने अलग से निकाल लिया, डेल्टा H अलग से निकाल लिया, और फिर
गिब्स फ्री एनर्जी वाले फॉर्मूले में मैंने रख दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए। अब दो बातें और जाननी है हम लोगों को, क्या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन किसे कहते हैं और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। इससे पहले कि मैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपको फर्दर बताऊं क्या होता है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं जो एक और तरीका जो बच जाता है गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का, उस पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसके बाद मैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन है Ka for acetic acid at 25 degree Celsius is 1.754 into 10 to the power of 4. Calculate the Gibbs free energy, calculate the delta G for ionization of acetic acid. ठीक है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा सा। ठीक है, आपको मालूम है कि गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के कई तरीके हैं। मैंने अभी आपको बताया डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक इक्वेशन, एक और तरीका था गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का, जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती थी, जो कि नस्ट इक्वेशन से निकलता है। कैसे समझाता हूं, याद दिलाता हूं मैं, अभी मैंने पढ़ाया आपको। मान लीजिए ये एसिटिक एसिड है, जब ये आयनाइज करता है तो ये एक इक्विलिब्रियम में होता है। तो इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट कितनी हो जाती है, माइनस, मैंने पढ़ाया था माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एसिटिक एसिड के आयनाइजेशन का आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आप पूछेंगे के इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी भी एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के कहते हैं, और के की वैल्यू दी हुई है ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 1.754 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो इस चीज को यहां रख दीजिए, क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग, सॉरी 2.303, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.31, और टेम्परेचर कितना है, स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 केल्विन इंटू 298 इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 1.754 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, है ना, जो कि मैंने कैलकुलेट कर रखी है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 27, ठीक है ना। यहां पे मुझसे एक गलती हो रही है, 1.754 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 है, ठीक है ना, -5 है, तो ये -5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ओवरऑल निकल के आ जाएगी 27194 प्लस जूल। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जो गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का, है ना। आप इसको नॉस्ट इक्वेशन के, है ना, डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आज लगभग 3 क्वेश्चन कराए हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी पे बेस्ड थे, और गिब्स फ्री एनर्जी के हिसाब से गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इक्वेशन सिखाते थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मुझे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बतानी है वो है ना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये क्या कहता है ना, ये गिब्स फ्री एनर्जी को एंथैल्पी चेंज से रिलेट करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कोरिलेट्स या रिलेट्स डेल्टा जी एंड डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहता है ये
कहता है कि किसी भी प्रोसेस की जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो उसके एंथैल्पी चेंज प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर या डी 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 डेल्टा जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो कहता है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, है ना, प्लस टी इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, है ना, डेल्टा जी बाय डेल्टा टी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या क्या इससे पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि डेल्टा जी को आप क्या लिख सकते हैं, इसके और भी डेरिवेटिव है, इसको कई बार ऐसे लिखा जाता है डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा जाता है, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना, इसलिए पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी में तो ये नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन आपको अक्सर बुक्स या क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक और वर्जन हो सकता है, डेल्टा जी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच माइनस क्या टी डेल्टा एस लिख सकते हैं। तो यहां पे हम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाई टी इज इक्वल्स टू, है ना, डेल्टा जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर भी लिख सकते हैं, जहां पर डेल्टा एच और डेल्टा एच कैंसिल हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं, है ना, टी टी भी कैंसिल हो जाएगा, आप लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के वेरिएशन है जो डेल्टा जी और डेल्टा एच को, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर एक दूसरे से कोरिलेट करता है। अब लास्ट टॉपिक इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का जो बच गया है वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इजी लॉ है और क्या कहता है कि अगर एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन मतलब जहां चीजें ऑर्डर्ड वे में अरेंज्ड हो, ठीक है, जहां लॉन्ग टर्म ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, जैसे NaCl हो गया या आयनिक कंपाउंड्स हो गया या डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना, इसको आप परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो आप इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए कह सकते हैं कि इसकी एंट्रोपी जीरो होने लगेगी, है ना, लिमिट जब आप टेम्परेचर को जीरो करने लगे। इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी क्या, किसी भी एमॉर्फस के लिए ये बात ट्रू नहीं है। ठीक है, ये बात सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन के लिए ट्रू है। अगर एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसकी एंट्रोपी जीरो होने लगेगी अगर आप टेम्परेचर 0 केल्विन के पास पहुंच लगे। टेंड्स टू इसलिए लिखा है क्योंकि आप एग्जैक्टली 0 केल्विन अटेनेबल नहीं है। ठीक है, 0 केल्विन अटेन नहीं किया जा सकता, इसलिए, है ना, एंट्रोपी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी, लेकिन अगर आप जितना जीरो के पास जाते जाएंगे उसकी एंट्रोपी जीरो के पास पहुंचती जाएगी। ठीक है, इसका क्या एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या एप्लीकेशन है, मान लीजिए, है ना, आप एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं। ठीक है, एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं 0 केल्विन से T केल्विन के बीच में, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब होगा क्या, ये जो चेंज इन एंट्रोपी है ये तो स्टेट फंक्शन है, इस स्टेट और इस स्टेट पे के एंट्रोपी के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस डेल्टा एस को क्या लिख सकते हो, एंट्रोपी एट T केल्विन माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से T डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। आपको मालूम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसकी वैल्यू 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंट्रोपी एट 0 केल्विन फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। ठीक है ना, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0, तो ये चीज 0 हो जाएगी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट T केल्विन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से T डी क्यू रिवर्सिबल बाई T लिख सकते हैं। ठीक है
है ना, क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए है। तो आपके मन में एक चीज बात आ सकती है कि तो इसमें बड़ी बात क्या है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी बात है, ठीक है, जितने स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शंस, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, और है ना एंथैल्पी, एंथैल्पी, इनकी वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट हो सकती है, इनकी वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती, cannot be calculated exactly, cannot be calculated exactly, ठीक है, अब cannot be calculated absolutely, एब्सोल्युटली मतलब उनकी एग्जैक्ट वैल्यू, जो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमेशा इनका चेंज ही कैलकुलेट करते, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एब्सोल्युटली, ओनली चेंज कैन बी कैलकुलेटेड, चेंज कैन बी कैलकुलेटेड। इसलिए आपने देखा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नहीं पता होती है, एक सिस्टम के अंदर एब्सोल्युटली कितनी इंटरनल एनर्जी है नहीं मालूम, एक सिस्टम के अंदर कितनी एब्सोल्युटली एंथैल्पी है नहीं मालूम, ये कितना है नहीं मालूम, हम अक्सर इनका डेल्टा ई, डेल्टा जी चेंज ही निकालते हैं। लेकिन एंट्रोपी एक ऐसा स्टेट फंक्शन है जिसको हम एब्सोल्युटली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है टी टेम्परेचर पे, ना कि चेंज है, ये चेंज नहीं है। ये क्यों कर पाए, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 0 केल्विन वाला एंट्रोपी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी एंट्रोपी की कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो एस value of absolute value of S can be calculated, absolute value of S can be calculated by third law of thermodynamics, ठीक है। तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हो जाता है, और है ना उसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, है ना, एप्लीकेशन यही है कि वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू बाय क्या, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज थर्मोडायनेमिक्स में इतना ही, है ना, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, काफी कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में बात किया। इन 8 लेक्चर्स में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बातचीत की, डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी कैलकुलेट करना सिखाया, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, फेस चेंज में और गैसेस में और सारे प्रोसेसेस में। तो थर्मोडायनेमिक्स में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।